गति के पिछले क्लास में हमने बात किया था कि वेग और चाल क्या होते हैं। अब इस क्लास में बात करते हैं त्वरण क्या होता है। ठीक, तो बात किया जाए त्वरण की। त्वरण, तो त्वरण के लिए कहा जाता है कि वेग के परिवर्तन की दर, वेग के परिवर्तन की दर। ठीक, तो हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, हमने क्या बोला जी कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन ना हो तब वस्तु में त्वरण नहीं उत्पन्न हो सकता है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तभी वस्तु में परिवर्तन होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग इज इक्वल टू, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन में जब हम समय का भाग लगाते हैं तब हमें त्वरण प्राप्त होता है। वेग परिवर्तन में जब हम समय का भाग देते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन v माइनस यू अपान टी। तो ए बराबर v माइनस यू अपान टी, जहां ए बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग तथा t बराबर समय होता है। ठीक, ए बराबर v माइनस यू अपान टी, वेग परिवर्तन। ठीक, पहले हमारा वेग क्या था, उसके बाद अंतिम वेग क्या है, तो दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन। जैसे कि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो वह रास्ता अगर खाली है तो हम 40 के स्पीड में गए। ठीक, और आगे देखिए कि रास्ता क्या हो गया, जाम हो गया, तो कहा कीजिए 20 के स्पीड में हो गए। फिर देखिए रास्ता खाली है तो फिर 50 की स्पीड में हो गए। तो यहाँ पर क्या है जी, हमारा वेग परिवर्तित हो रहा है। तो यही जब वेग परिवर्तित होगा, और ध्यान देना है कि त्वरण जब भी होगा तो उसमें दिशा जरूर होगी। ठीक, क्योंकि वेग सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है, तो इसमें सदैव आपको दिशा देखने को मिलेगा। तो किसी निश्चित दिशा में हमेशा वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। ठीक, तो हम उसमें क्या होता है कि हमेशा जो वेग क्या है, परिवर्तित हो रही है। तो जब वेग परिवर्तन हो गया तो उसमें हम समय का भाग देते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। अतः ए बराबर v माइनस यू अपान टी, जहां ए इक्वल टू त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग तथा t बराबर समय होता है। ठीक, साथ ही त्वरण सदिश राशि होती है। त्वरण सदिश राशि होती है। त्वरण कैसी राशि है जी, सदिश राशि होती है।
क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि त्वरण में दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए त्वरण को सदिश राशि कहा जाता है। आगे जी, अब हम बात करते हैं त्वरण के मात्रक की, कि जो त्वरण का मात्रक है वह क्या होता है। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक, ठीक, तो हम जानते हैं कि a बराबर v माइनस यू अपान टी, जहां जो v ये क्या है, वेग परिवर्तन, और वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो समय है उसका भी मात्रक क्या जी, सेकेंड। अतः जो a का मात्रक आया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं मीटर इनवर्स टू, मीटर इनवर्स टू, ठीक, मीटर सेकेंड इनवर्स टू, यह क्या हो गया जी, त्वरण का मात्रक होता है। तो त्वरण का मात्रक हमने देखा कि क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स टू होता है, और जो त्वरण है वह सदिश राशि होती है। ठीक, यहीं पर बात आती है मंदन की, कि मंदन क्या होता है। मंदन, सिंपल सा बात करेंगे कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अगर किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है और वह त्वरण ऋणात्मक हो जाए, ठीक, वह त्वरण क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं मंदन। तो कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। साथ में यदि आप किसी सवाल को हल कर रहे हैं, अगर उसका मान जो है -a करके आ रहा है, तो सीधा समझ जाएगी कि वह क्या हो रही है, वस्तु की मंदन हो रही है। तब यहाँ पर क्या हो गया जी, मंदन हो रहा है। अगर यहाँ पर +a आता है तो वह क्या है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक, अगर वस्तु के वेग में अधिकता होगी, अगर वस्तु के वेग में अधिकता होगी तो वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वस्तु के वेग में कमी होगी तो वहां पर मंदन उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु के वेग में अधिकता होती है, अर्थात वेग बढ़ेगा, तब वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा, परंतु अगर वेग घटेगा तो वहां पर मंदन उत्पन्न होता है। यह हो गया त्वरण क्या है और मंदन क्या है। ठीक, अब बात करते हैं एक समान गति तथा असमान गति की। बात किया गया जी, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। ठीक, एक समान गति क्या है जी, तो इसके लिए समझते हैं कि यह कोई रास्ता है। ठीक, यह कोई रास्ता है मानते हैं, और इस पर 2-2 किलोमीटर की गैपिंग पर हम पॉइंट बनाते हैं जी। यहाँ इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर, इसके बीच की 2 किलोमीटर, इसके बीच की 2 किलोमीटर। ठीक, यह कोई रास्ता है जिसे हमने 2-2 किलोमीटर की दूरी पर बांट दिया। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु ए से 2 किलोमीटर चलता है और उसको चलने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, पुनः वह यहाँ से इस बिंदु पर पहुंचता है, 1 घंटे का समय लेता है। पुनः इस बिंदु से इस बिंदु पर चलता है,
1 घंटे का समय लेता है और पुनः इससे यहाँ पर चलता है 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो हमने देखा कि कोई व्यक्ति इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है तो दूरी क्या है, समान है, साथ ही समय भी क्या लग रही है, समान लग रही है। तब एक समान गति क्या है जी, कि जब कोई पिंड या वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु था जो कि 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय किया, पुनः 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय किया, पुनः 1 घंटे की दूरी पुनः 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, साथ ही पुनः 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो इसने जो दूरियां हैं बराबर हैं, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और यहाँ पर समय भी लगा है 1 घंटे का। ठीक, तो समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। तो हमने क्या बोला जी, कि किसी वस्तु द्वारा या फिर समान समय अंतराल में समान समय में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। ठीक, समान समय में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। अब बात किया जाए जी असमान गति की। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है जी, असमान गति। जस्ट इसी एग्जांपल से समझते हैं। यह कोई रास्ता है, ठीक, इसमें हमने 2-2 किलोमीटर के दूरी पर गैपिंग बनाया, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक, अब कोई व्यक्ति इस बिंदु से इस 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया 1 घंटे, पुनः इस बिंदु से इसे तय करने में लिया 2 घंटे, पुनः इस बिंदु से इसे तय करने में लिया 4 घंटे, और यहां से इसे तय करने में लिया आधा घंटे। ठीक, 2 किलोमीटर दूरी क्या है, समान है, लेकिन समय क्या लग रहा है, अलग अलग। ठीक, यह पहला एग्जांपल। इसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं जी, कि यह भी कोई रास्ता है जिसमें यह है 2 किलोमीटर की दूरी, यह 3 किलोमीटर है, यह 1 किलोमीटर है, यह 500 मीटर है। ठीक, और कोई व्यक्ति इसे तय करता है, इसमें वह 1 घंटा लगाता है और इसमें भी 1 घंटा लगाता है, इसमें भी 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा। ठीक, वो क्या करता है जी, समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर गया तो यहाँ पर 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला गया, पुनः 1 घंटे में 1 किलोमीटर गया, और यहाँ पर 1 घंटे में 500 मीटर गया। ठीक, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि 2 किलोमीटर दूरियां, लेकिन उसको समय अलग अलग लग रहा है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर गया तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर गया, 4 घंटा लगा 2 किलोमीटर चलने में, और आधे घंटे में 2 किलोमीटर पार कर गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि समय भिन्न भिन्न है, दूरियां सेम है, समय भिन्न भिन्न है, दूरी सेम है, और दूरी भिन्न भिन्न है, समय समान है। ठीक, तो अतः स्पष्ट हुआ यहाँ से कि जो असमान गति होती है, तो कोई पिंड असमान समय में असमान गति जब तय करती है, ठीक, जब कोई पिंड भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न गतियां तय करती हैं तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं।
तो किसी पिंड द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग गति को पूरा करना ही असमान गति कहलाता है। ठीक, तो बोला गया कि असमान समय में असमान गति करना ही, असमान दूरी तय करना ही असमान गति कहलाता है। ठीक, असमान समय में असमान दूरी तय करना ही असमान गति कहलाता है। जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय करता है तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ता खाली है तो स्पीड बढ़ा दिए, जैसे ही आपको ट्रैफिक मिला पुनः कहा कि ये अपने व्हीकल का जो स्पीड है उसको कम कर दिए, पुनः रास्ता खाली मिला तो स्पीड बढ़ा दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ जी कि स्पीड कम बेसी हो रहा है और साथ ही समय भी परिवर्तित हो रही है। ठीक, तो ऐसे जो गति है उसे असमान गति कहते हैं। साथ ही वहां पर देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, क्या है, गति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए असमान गति को हम परिवर्तित गति भी कहते हैं, परिवर्ती गति भी कहते हैं। असमान गति को हम परिवर्ती गति के नाम से भी जानते हैं। तो यह थी हमारी एक समान गति और असमान गति। ठीक, अब हम बात करते हैं गति के समीकरण की। इसकी जी गति के समीकरण की। गति के समीकरण। ठीक, तो क्या जी गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो गति के मेनली 3 समीकरण होते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं जी इनके सत्यापन की कि गति के जो समीकरण है इनका सत्यापन हम कैसे करेंगे। ठीक, तो हम पहले गति के पहले समीकरण का सत्यापन करते हैं। गति के पहले समीकरण का सत्यापन। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसके लिए त्वरण के सूत्र से, त्वरण के सूत्र से हम जानते हैं त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू अपान टी, ए बराबर v माइनस यू अपान टी। अब ए टी को इस साइड पर छांतर कर दीजिए तो ए टी बराबर v माइनस यू। ठीक, अब u को इस साइड भेज दो तो क्या होगा v बराबर u प्लस ए टी,
v बराबर u प्लस ए टी। यही क्या है जी हमारा गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। तो हमें प्राप्त हो गया जी गति का पहला समीकरण। समीकरण नंबर 1 क्या है जी, v बराबर u प्लस ए टी। तो त्वरण के सूत्र से हमने प्राप्त कर लिया कि गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने सत्यापन इसका देख लिया। अब हम बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की। गति के दूसरे समीकरण की जो कि है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, गति के दूसरे समीकरण का सत्यापन। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है जी कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस क्या है, दूरी है, और यू क्या है, वेग है। ठीक, तो यहाँ पर वेग दो होंगे। ठीक, वेग क्या होंगी, दो होंगी। तो हम निकालते हैं औसत चाल से। औसत चाल बराबर v माइनस यू अपान टू। वेग क्या है, दो है, तो औसत चाल बराबर v माइनस यू अपान दो। ठीक, अब आगे जी, जब औसत चाल से हमारा निकल गया v माइनस यू अपान दो, तो हम यहां से यस निकालते हैं। ठीक, कि यस बराबर हम जानते हैं औसत चाल गुणे समय। ठीक, यस बराबर औसत चाल गुणे समय। ठीक, तो यस बराबर औसत चाल हमने निकाला है v माइनस यू अपान दो, और गुणे समय क्या है, t। यस बराबर v माइनस यू अपान दो गुणे t। अब यहाँ ध्यान दीजिए जी कि इस समीकरण में हमें v नहीं दिया है, तो हमसे यहाँ से v को क्या करना है, हटाना है। तो गति के पहले समीकरण से हम v का मान वहां पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो गति के पहले समीकरण से v का मान रखने पर ठीक, गति के पहले समीकरण से v का मान रखने पर, तो यस बराबर v का मान क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी माइनस यू, सॉरी औसत चाल है ना जी, तो औसत चाल है तो क्या होता है, प्लस होता है। चार बराबर कुल दूरी बटे समय ना, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो u प्लस ए टी प्लस यू बटे क्या होगा, दो इंटू टी। ठीक, अब यहां से हल करते हैं, तो यस बराबर टू यू प्लस ए टी बटे दो गुणे टी। ठीक, अब यहां से क्या करिए जी, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो दोनों को जब हम अलग अलग करते हैं, तो यस बराबर टू यू बटे दो प्लस एक बटे दो ए टी गुणे टी। ठीक, दो से दो कैंसिल आउट, तो बचा क्या यहाँ पर, यस बराबर यू प्लस एक बटे दो ए टी का गुणा, सॉरी ए टी। अब बचा है गुणे टी कराना है हमको। ठीक, अब हमें टी का गुणा कराना है यहाँ पर।
ठीक, तो हमने क्या किया जी, यस बराबर यू का गुणा टी में हुई तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए में ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से हमें गति का द्वितीय समीकरण भी प्राप्त हो गया, यहां से हमें गति का दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। ठीक, हमने क्या किया जी, औसत चाल से निकाल दिया कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, तो यह हमारा गति का पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण। अब हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम सरल एकदम उपाय लगाते हैं जी। ठीक, आपको एकदम छोटे में कर दिखाएंगे। क्या है, तीसरा, गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन। ठीक, गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन। ठीक, तो इसके लिए हम गति के प्रथम समीकरण से बात करते हैं। गति के प्रथम समीकरण से गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, v बराबर u प्लस ए टी, क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो यहां से v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए 2u टी। ठीक, अब यहां से आगे हल करते हैं जी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, यहां से क्या कहा करिए, दो ए को कॉमन ले लेते हैं, दो ए को कॉमन ले लेते हैं जी। तो दो ए कॉमन ले लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो नहीं था, तो अगर हम इसमें 1/2 से गुणा करा दे तो ये दो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा 1/2, एक के बाहर निकल गया तो ए टी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से दो ए कॉमन हो गया, बचा कितना यू टी। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया जी, इस पूरे पक्ष से दो ए को कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर दो नहीं था, यहाँ इसलिए यहाँ पर हम 1/2 से गुणा करा दिए। जब 1/2 का गुणा 2 में कराएंगे तो वहां पर खत्म हो जाता है 2। ठीक, तो 1/2 का जब हमने गुणा करा दिया, ठीक, तो साथ ही यहाँ से एक ए बाहर निकल गया तो बचा ए। ठीक, तो क्या बचा 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ से दो और ए कॉमन हो गए तो यू टी बचा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए कि समीकरण 2 हमें क्या प्राप्त हुआ है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वही चीज क्या है जी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर, यस के बराबर। तो ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो फार्मूला निकलेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यह हमारा क्या निकल कर आ गया जी, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो हमने देखा कि गति के 3 समीकरण होते हैं और तीनों का हमने सत्यापन भी किया एक विधि से। ठीक, अब हमें
इन तीनों समीकरणों का सत्यापन ग्राफीय विधि से करना है, जो कि हम अगले पार्ट में बात करेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का सत्यापन कैसे होता है। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।